फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विच इज क्रैकनेट बाय श्रद्धा। और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये मैं 12th एनसीईआरटी स्टार्ट कर रही हूँ और इसका पहला लेसन जो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर्स को बियर करते हैं। तो प्लांट्स मेनली दो तरह के होते हैं, एक होता है फ्लावरिंग और दूसरा होता है नॉन फ्लावरिंग। फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उसमें आपके आ जाते हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म ग्रुप के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। और बाकी के जितने भी हैं एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, ये सब किस में आ जाते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो ये दो तरह के जो है वो प्लांट्स हो गए। अब यहाँ पे पहले चैप्टर में क्या हम लकी नहीं है कि प्लांट्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली? द माइरेट्स ऑफ फ्लावर्स, जो भी फ्लावर्स हम आसपास देख रहे हैं वो सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से है, क्योंकि फ्लावर्स जो होते हैं वो इंसेक्ट्स को या बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं और वो हमारे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल, देखने में बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। उनसे जो सेंट्स और परफ्यूम निकलती है वो हमारे आसपास फैल जाती है। उनके जो रिच कलर्स होते हैं वो हमें अट्रैक्ट करते हैं। आर ऑल ये सब क्या है? एड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इजी बनाने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को इजी बनाने के लिए ये फ्लावर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। फ्लावर्स सिर्फ हमारे लिए नहीं होते हैं, जबकि वो अपने लिए भी होते हैं। फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर, हमारी सिर्फ सेल्फिशनेस के लिए फ्लावर्स नहीं प्रोड्यूस होते हैं, वो डिफरेंट फंक्शन में भी काम आते हैं। क्योंकि नेचर में कोई भी चीज होती है वो ऐसे ही नहीं होती, उसके बीच पीछे का कोई वैल्यू होता है, उसके पीछे का कोई मोटिव होता है वो चीज होने की। तो इसी तरह फ्लावर्स जो प्रोड्यूस होते हैं उनके पीछे भी एक बहुत बड़ा मोटिव है जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर। अगर हम देखें तो उनमें अलग अलग तरह का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। अब ये इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी एक ब्रांच है उस पे फ्लावर्स कैसे लगे होते हैं, उसी को हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। कहीं पे सिर्फ एक सिंगल फ्लावर ऊपर होता है, तो इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग टर्मिनल कहते हैं, टर्मिनल एक्सियल। कहीं पे जो होता है कि ये इस ब्रांच में दोनों तरफ फ्लावर्स लगे होते हैं, कहीं पे अल्टरनेटिवली ऐसे लगे होते हैं फ्लावर्स। तो ये इस तरह की अरेंजमेंट होती है। कहीं पे बड़े फ्लावर्स ऊपर होते हैं, कहीं पे छोटे फ्लावर्स ऊपर होते हैं। तो इन सबको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो फ्लावर्स और फ्लोरल पार्ट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो 4 तरह के फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये अमेजिंग रेंज ऑफ अडेप्टेशन है। तो इससे क्या होता है कि जो एंड प्रोडक्ट बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने ये आ सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या है, बाद में जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या बनता है? तो इसके दो एंड प्रोडक्ट है, फ्रूट्स और सीड्स। यही दोनों फॉर्म होते हैं, फ्रूट्स फॉर्म होते हैं और सीड्स फॉर्म होते हैं। हम समझेंगे कि मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। क्या क्या प्लांट्स कैसे दिखते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, और जो पूरी प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की उसको हम समझेंगे कि मॉर्फोलॉजी क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो हम समझेंगे। फ्लावर जो है वो एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है एंजियोस्पर्म का। अब इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि फ्लावर्स जो होते हैं वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। वो बहुत डिफरेंट फंक्शन में यूज होते हैं, जैसे कि वो सिंस टाइम इमेमोरियल, हमें याद भी नहीं है, इतने पहले से ये फ्लावर्स यूज किए जाते हैं। मतलब हमारा जो रिलेशन है फ्लावर्स के साथ वो बहुत पुराना है, इतना पुराना कि हमें याद भी नहीं है वो कब से है। तो फ्लावर्स जो होते हैं वो एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस और कल्चरल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। एस्थेटिक होते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। ऑर्नामेंटल होते हैं, लोग सजावट के लिए घर पे लगाते हैं। सोशल एंड रिलीजियस, किसी के फंक्शंस में जाते हैं तो हम फ्लावर्स गिफ्ट करते हैं। रिलीजियस, पूजा पाठ में भी फ्लावर्स का यूज होता है। तो ये सारे यूज हैं फ्लावर्स के। और ये सिंबल्स होते हैं इसके लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग। मतलब कोई भी सैड होता है या कोई भी हैप्पी होता है तो वो फ्लावर्स देके अपने ह्यूमन फीलिंग्स को शो करता है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं और उनमें जो ऑर्नामेंटल फ्लावर्स ग्रो करते हैं। ऑर्नामेंटल मतलब सजावट के लिए। अब यहाँ पे
आप देख सकते हैं कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन दिखाया गया है फ्लावर्स का। तो अगर हम फ्लावर्स को दो पार्ट्स में काटेंगे लॉन्गिट्यूडनली मतलब सीधा सीधा, अगर दो पार्ट्स में काटेंगे तो हमें ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एक फ्लावर ले लिया हमने और इसको इस तरह से सीधा सीधा ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, तो इससे हमें ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे नीचे क्या है, ये ओवरी है, ये प्लांट की ओवरी है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फिर उसके बाद सबसे बाहर क्या है, सेपल है। सेपल जो होता है वो मोस्टली ग्रीन कलर का होता है और ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या कहते हैं हम, ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम कहते हैं कैलिक्स, कैलिक्स। ये 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, वेरी करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स में अलग अलग नंबर में पाए जाते हैं। फिर ये जो सबसे कलरफुल स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का, जो काफी अट्रैक्टिव होता है, कलरफुल होता है, इसको हम क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं, पेटल। तो ये जो पेटल होता है इसके ग्रुप को हम क्या कहेंगे, कोरोला कहेंगे, कोरोला। तो सबसे बाहर होता है कैलिक्स और उसके अंदर होता है कोरोला। कोरोला जो होता है वो कलरफुल होता है, कभी किसी फ्लावर में व्हाइट होता है, व्हाइट कलर के फ्लावर्स जो होते हैं उनमें व्हाइट होता है कोरोला। तो ये अलग अलग कलर में पाए जाते हैं और अलग अलग शेप के होते हैं। उसके बाद है एंथर। एंथर जो है वो स्टेमन का पार्ट है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसे हम स्टेमन कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। तो सबसे ऊपर ये एंथर होता है, एंथर, स्टेमन में सबसे ऊपर एंथर होता है और ये होता है दूसरा पार्ट फिलामेंट। ये लंबा सा जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे हम फिलामेंट कहते हैं और इन्हीं दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में प्रेजेंट होता है कनेक्टिव। कनेक्टिव जो होता है वो इन दोनों को कनेक्ट करता है, एंथर और फिलामेंट को कनेक्ट करने के यूज में आता है। उसके बाद हमने बताया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे बेसल पार्ट जो होता है वो ओवरी होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो इस तरह का कुछ उसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें ये जो पार्ट है ये ट्यूबुलर है, ये स्टाइल होता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो यही पार्ट था वो उसको हम फिलामेंट कहते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या कहेंगे, उसको स्टाइल कहेंगे। और नीचे जो सॉलिड पार्ट होता है इसको हम ओवरी कहेंगे, जो फूला हुआ पार्ट होता है इसको हम ओवरी कहेंगे। सबसे ऊपर जो होता है वो होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा जो होता है वो स्टिकी होता है। स्टिकी क्यों होता है, वो पॉलन ग्रेन्स आके उस पर लैंड करते हैं इसलिए वो स्टिकी होता है स्टिग्मा। तो ये सबसे ऊपर स्टिग्मा हो गया, फिर बीच में स्टाइल और सबसे नीचे ओवरी प्रेजेंट होती है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पर ये पूरे फ्लोरल पार्ट है। तो 4 फ्लोरल पार्ट है। पहला हमने देखा था सेपल, दूसरा हमने देखा पेटल, तीसरा हमने देखा स्टेमन और चौथा हमने देखा पिस्टल। ये ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइल ये तीनों किसमें आते हैं, पिस्टल, पिस्टल का पार्ट होते हैं ये। तो हमने देखा होगा कि बहुत डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स जो ऑर्नामेंटल फॉर्म में यूज होते हैं वो गार्डन्स में होते हैं और घरों में रहते हैं। तो एक बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल है एंड साइट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एक कॉमन मैन अगर देखेगा तो उसे फ्लावर्स कैसे लगेंगे, ऑर्नामेंटल पर्पज से या फिर अफेक्शन या वो यूज कर सकते हैं। लेकिन जो एक बायोलॉजिस्ट है उनके लिए ये फ्लावर्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजी जो देखने से जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सके कि ये कौन सा प्लांट है, अगर हमने फ्लावर देखते ही ये कौन सा प्लांट है। एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल है, उसमें एम्ब्रियो ग्रो करता है। एम्ब्रियो जो होता है वो प्लांट का छोटा पार्ट होता है, छोटा रूप होता है, उसी से आगे जाके पूरा बड़ा प्लांट बनता है। तो वो भी इसमें ग्रो करता है उसी फ्लावर के अंदर। और यहाँ पे ये साइड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसी फ्लावर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। उसके बाद हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपको बता देती हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो फेजेस हैं उनके बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 फेजेस में डिवाइडेड होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जो भी फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो भी इवेंट्स होते हैं उन्हें फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक प्री फर्टिलाइजेशन,
प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले जो इवेंट्स होते हैं उनको हम प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन, और लास्ट में क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। लास्ट में होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये तीनों ही इवेंट्स है फर्टिलाइजेशन के। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि अगर कोई भी इवेंट होनी है तो उस इवेंट की पहले हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो प्लांट भी क्या करता है, फर्टिलाइजेशन से पहले उस पूरे फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स की, उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कैसे कैसे वो यूज हो सकते हैं, तो उसके लिए तैयारी करता है वो प्लांट। तो इन्हीं सब इवेंट्स को हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जैसे मैं आपको बताया, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है। उसके बाद जो होता है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जो भी फर्टिलाइजेशन के बाद के चेंजेस होते हैं प्लांट के अंदर, वो सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आ जाते हैं। इसमें सीड का बनना, फ्रूट का बनना, ये सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स में आ जाते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, गैमीट्स बनेंगे, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन। अब हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ लेते हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावरिंग, जब भी हम फ्लावर को देखने से पहले, फ्लावर के दिखने से पहले प्लांट में प्लांट ये डिसीजन ले लिया होता है कि अब फ्लावर बनेंगे। क्योंकि हम कोई भी एक्शन करते हैं तो हमारी बॉडी पहले वो सोच लेती है कि हाँ हमें ये एक्शन करना है, तब हम वो एक्शन करते हैं। जैसे अगर हमें पेन उठाना है तो हमारी ब्रेन पहले सोचेगा कि हाँ हमें पेन उठाना है। इसी तरह प्लांट जब फ्लावर प्रोड्यूस करने वाला होगा तो उससे पहले वो ये सोच लेगा कि हाँ मुझे फ्लावर को प्रोड्यूस करना है। तो फ्लावर प्रोड्यूस करने से पहले वो कुछ चेंजेस होंगे उस प्लांट के अंदर, तो उन चेंजेस के बारे में हम पढ़ते हैं। द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू प्लांट हैज टेकन प्लेस, सेवरल हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं प्लांट में। हार्मोनल चेंजेस होते हैं और स्ट्रक्चरल, हार्मोन चेंज होता है और प्लांट का स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। और ये सब इनिशिएट होता है विच लेड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोर्डिया। तो प्लांट फ्लावर के बनने से पहले क्या बनता है, फ्लोरल प्राइमोर्डिया। फ्लावर के बनने से पहले हमेशा फ्लोरल प्राइमोर्डिया बनता है, फ्लोरल प्राइमोर्डिया। ये कैसे बनता है, जब प्लांट का में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। हार्मोनल चेंजेस होते हैं और स्ट्रक्चर, ये लाइंस आप ध्यान से सुनो क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि फ्लोरल प्राइमोर्डिया के लिए कौन से चेंजेस होते हैं प्लांट के अंदर। तो ऑप्शंस में दिया होगा कि वो ऑप्शन में दिया होगा कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, या फिर कोई एक होता है, वन ऑफ दिस। तो आपको लगाना होगा कि हार्मोनल और स्ट्रक्चरल दोनों ही चेंजेस होते हैं, जिससे क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है और फिर डेवलपमेंट हो जाता है फ्लोरल प्राइमोर्डिया का। इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड व्हिच बियर द फ्लोरल। तो फ्लावर्स के बनने से पहले ये डिसाइड हो जाता है कि वो कहाँ पे बनेंगे, ब्रांच पे कौन सी पोजीशन पे बनेंगे। तो जैसा मैंने बताया था आपको कि इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो अरेंजमेंट होता है प्लांट्स का। तो अरेंज ये डिसाइड हो जाता है कि कैसे अरेंज होगा। जैसे क्लास में मान लो आपको बच्चों को बैठाना है तो आप पहले डिसाइड करोगे, रोज लगा दोगे कि हाँ इन्हीं में बैठाना है। उसी तरह प्लांट भी डिसाइड कर लेता है पहले से कि कहाँ पे फ्लावर्स को प्रोड्यूस होना है, तो वो इन्फ्लोरेसेंस डिसाइड कर लेगा। वहाँ पे फ्लोरल बड्स प्रोड्यूस होंगे बाद में जाके। पहले फ्लावर जो होता है वो बड के फॉर्म में आता है, तो पहले फ्लोरल बड्स प्रोड्यूस होंगे वहाँ पे और फिर उस पे फ्लावर्स आएंगे। फ्लोरल बड्स ही जो है वो डेवलप होकर फ्लावर्स बना लेंगे। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड्रोशियम एंड गायनेशियम डिफरेंशिएटेड एंड डेवलप्ड। फिर फ्लावर के अंदर एक बार फ्लोरल बड बन जाएगा तो उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, जो कि एंड्रोशियम और गायनेशियम है रिस्पेक्टिवली। मेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं एंड्रोशियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम कहते हैं गायनेशियम। तो ये दोनों ही प्लांट के अंदर बन जाएंगे। किसके अंदर, फ्लावर के अंदर बन जाएंगे। दोनों तभी बनेंगे जब वो फ्लावर मोनोशियस है, यानी दोनों की चीजें प्रेजेंट है उसमें। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल भी प्रेजेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर वो सिर्फ फीमेल फ्लावर है तो सिर्फ फीमेल ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेंगे, अगर मेल फ्लावर है तो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही उसमें फॉर्म होंगे। पर स्टेमन्स जो होते हैं, वर्ल्ड ऑफ स्टेमन्स, वर्ल्ड मतलब झुंड होता है, तो वर्ल्ड ऑफ स्टेमन्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, और गायनोशियम किससे रिप्रेजेंट को
और गायनेशियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। गायनेशियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखेंगे स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन के बारे में। इसमें आपको बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती होगी कि स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं, तो उसको हम देखेंगे। जैसे मैंने बताया था आपको, ये एक टिपिकल स्टेमन है। इस टिपिकल स्टेमन में ये ऊपर का पार्ट क्या है, एंथर, ये नीचे का पार्ट क्या है, फिलामेंट, और इन्हीं को जोड़ने वाला ये जो बीच का पार्ट क्या होता है, वो होता है कनेक्टिव। बीच का पार्ट होता है कनेक्टिव, क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है एंथर और फिलामेंट को, इसलिए इसका नाम है कनेक्टिव। अब टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। एंथर जो है वो टर्मिनल है। टर्मिनल का मतलब सबसे ऊपर प्रेजेंट है, सबसे ऊपर स्टेमन के क्या प्रेजेंट है, एंथर। और ये कैसा है, बाइलोब्ड, इसमें 2 लोब्स हैं, ये 2 लोब है, इसलिए इसको कहते हैं बाइलोब। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है, किसी में मोनोलोब भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एंड्रोशियम जो होते हैं वो बाइलोब्ड होते हैं, एंथर बाइलोब्ड होता है। The proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal। अब देखो, आप कोई भी स्ट्रक्चर बायोलॉजी में पढ़ते हो तो उसका एक डिस्टल एंड होता है, डिस्टल मतलब ऊपर का या सामने का, और प्रॉक्सिमल यानी कि पीछे का एंड। तो इसका ऊपर का एंड पे क्या है, एंथर है, जो इसको टर्मिनल एंड भी बोल दिया गया है। जो डिस्टल है यानी कि पीछे का एंड है, वो थैलेमस से अटैच्ड होता है, वो थैलेमस से अटैच्ड। थैलेमस अब क्या है, थैलेमस एक ऐसा पार्ट है फ्लावर का जिसमें सारी ही फ्लोरल बर्ड्स होते हैं। फ्लोरल बर्ड्स जैसे कि पेटल भी यहीं से निकला हुआ, इसी थैलेमस से, ये सोलन पार्ट होता है, इसी से ये भी निकला हुआ पेटल, इसी से सेपल्स भी निकले होंगे, इसी से एंड्रोशियम भी निकला हुआ, इसी से गायनेशियम भी निकला होगा। तो ये सारे जो फ्लोरल पार्ट्स जिस स्ट्रक्चर से अराइज होते हैं उसको हम कहते हैं थैलेमस। तो हम कहेंगे थैलेमस। थैलेमस ऐसा पार्ट होता है जिससे सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं वो फ्लावर के अराइज होते हैं। तो यहाँ पर ये जो फिलामेंट है ये किससे अटैच होगा, थैलेमस से अटैच होगा। ये जो प्रॉक्सिमल एंड है, ये जो प्रॉक्सिमल एंड है फिलामेंट का, वो अटैच्ड होता है पेटल से भी। कभी कभी इस तरह से पेटल, ये पेटल है और यहीं से ये फिलामेंट अटैच हो जा रहे हैं। ये हो गया एंथर आपका, और ये फिलामेंट यहीं से अटैच हो जा रहे हैं। तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एपिपेटलस। इस तरह की कंडीशन को हम एपिपेटलस कंडीशन कहते हैं, जैसे कि चाइना रोज में पाई जाती है। चाइना रोज में एपिपेटलस कंडीशन होती है। एपिपेटलस कंडीशन चाइना रोज में पाई जाती है। नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन, अलग अलग प्लांट में नंबर ऑफ स्टेमन्स वेरी कर सकते हैं। किसी में 4 होते हैं, किसी में 5 होते हैं, किसी में 9 होते हैं, किसी में 10 होते हैं। मतलब अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग नंबर हो सकता है स्टेमन का। और लेंथ ऑफ स्टेमन भी वेरिएबल होती है। किसी में स्टेमन जो होते हैं वो लेंथ में छोटे होते हैं, किसी में स्टेमन जो होते हैं वो बड़े होते हैं। तो लेंथ और नंबर दोनों ही वेरी कर सकता है अलग अलग प्लांट में स्टेमन का। और डिफरेंट फ्लावर्स, डिफरेंट स्पीशीज के फ्लावर्स में डिफरेंट लेंथ हो सकता है स्टेमन्स का, और डिफरेंट नंबर भी हो सकता है स्टेमन्स का। इफ यू वर टू कलेक्ट, अगर आपको एक स्टेमन कलेक्ट करना है तो ये एक एक्टिविटी दी हुई है कि 10 फ्लावर कलेक्ट करो और उसका सबका देखो कि स्टेमन का लेंथ कितना है और स्टेमन का नंबर कितना है। कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, 2 लोब प्रेजेंट होते हैं जैसे मैंने आपको बताया था, और ईच लोब में 2 थीका होते हैं। बाइलोब्ड होता है, 2 लोब होगा, और हर लोब में 2 थीका होंगे, हर लोब में 2 थीका होंगे, 1 थीका, 2 थीका, 1 थीका, 2 थीका, तो हर लोब में 2 थीका होंगे। तो इस तरह 4 थीका हो गए, लेकिन लोब कितने हैं, 2 ही है। लोब 2 है, थीका 4 है, लोब 2 है, थीका 4 है, हर लोब में 2 थीका है। इसीलिए इसको डाइथिकस कहते हैं, क्योंकि हर लोब में 2 थीका है, इसलिए डाइथिकस। एक एंथर में 2 लोब है इसलिए बाइलोब, एक एंथर हर एक लोब में 2 थीका है इसलिए डाइथिकस। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, बाइलोब डाइथिकस ये 2 चीजें हैं। और फिर ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, ये जो लंबी सी लाइन है ये डिवाइड करती है किसको, थीका को डिवाइड करती है, दोनों ये लॉन्गिट्यूडिनल लाइन जो होती है ये थीका को डिवाइड करती है। तो इधर से भी एक लाइन होगी और ये पीछे
इस वाले लोब से भी एक लाइन होगी, तो 2 लाइन प्रेजेंट होती है एक एंथर के अंदर। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू एनिमल। बाइलोब नेचर जो होता है एंथर का वो बहुत ही डिस्टिंक्ट है इन केस ऑफ सेक्शन। अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटें, ट्रांसवर्स मतलब ऐसे इस तरह से काट दिया हमने एंथर को, बिल्कुल ये था आपका एंथर और आपने इस तरह से काट दिया। देखिए इस तरह से काटा तो यहाँ पे 4 ठीका दिख रहे हैं, 1 ठीका, 2 ठीका, 3 ठीका, 4 ठीका, 4 ठीका दिख रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी क्लियर होता है किसमें, ट्रांसवर्स सेक्शन में एंथर के। एंथर जो होता है वो 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसमें 4 ठीका है तो 4 साइडेड स्ट्रक्चर है। देख रहे हो आप यहाँ पे 1 2 3 4 साइडेड स्ट्रक्चर है और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स टू इन ईच लोब, और 4 ठीका 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 ठीका और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हर लोब में प्रेजेंट होते हैं। हर लोब में कैसे प्रेजेंट होगा, 2 ठीका 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे, तो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन ग्रेन्स। अभी तक देखो, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ एक बार। ये है आपका टीएस, इसका एंथर का, ये है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो डिवाइड कर रहा था एंथर को। ये है एक लोब, ये है दूसरा लोब, ये है फर्स्ट लोब, ये है सेकंड लोब। अब यहाँ पे हर लोब में कितने ठीका, 2 ठीका, तो 1 ठीका ये, 1 ठीका ये, 1 ठीका ये, 1 ठीका ये हो गया। अब इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया है तो 1 माइक्रोस्पोरेंजिया ये, 1 माइक्रोस्पोरेंजिया ये, 1 माइक्रोस्पोरेंजिया ये और 1 माइक्रोस्पोरेंजिया ये, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या करेंगे, आगे जाके पॉलन सैक बनाएंगे, पॉलन ग्रेन नहीं, पॉलन सैक बनाएंगे, पॉलन सैक, पॉलन को रखने वाला सैक मतलब बोरी, बोरी टाइप का स्ट्रक्चर, तो पॉलन सैक बनाएंगे। कौन, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया बनाएंगे पॉलन सैक, माइक्रोस्पोरेंजिया फॉर्म करेंगे पॉलन सैक का। They extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grains. अब ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ही, ऐसे ऊपर हमने 4 सेक्शन दिखा दिया आपको तो यहीं पे ऊपर ही पॉलन सैक प्रेजेंट है, ये ऐसा नहीं होता। ये पूरे पॉलन सैक बोरी लाइक स्ट्रक्चर है, अभी मैंने बोला ना बोरी लाइक स्ट्रक्चर है, तो बोरी की तरह ऐसे नीचे तक होगा, पूरा बोरी की तरह। तो इसी में क्या भरे होंगे, पॉलन ग्रेन्स भरे होंगे, खूब ढेर सारे भर दो पॉलन ग्रेन्स, खूब ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स भरे होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, अब माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। अभी तक तो हमने देखा था कि हाँ ये ऊपर प्रेजेंट था, जिसमें प्रेजेंट था लोब्स में, और लोब्स के अंदर क्या थे, ठीका, भूलना मत, लोब्स के अंदर ठीका और ठीका के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया। इन ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजिया अपीयर नियर सर्कुलर, लगभग सर्कुलर दिखते हैं, तो मैंने सर्कुलर थोड़ा बनाने की कोशिश की है, तो वो सर्कुलर दिखते हैं। इट जनरली सराउंडेड बाय 4 लेयर। अब ये 4 लेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से नीट के लिए। ये 4 लेयर आपको, 4 वॉल लेयर्स पढ़नी ही पढ़नी है। तो 4 वॉल लेयर्स कौन कौन सी है, राइटिंग पे ध्यान मत देना, थोड़ी खराब हो रही है। तो 4 वॉल लेयर्स बनती है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीशियम, उसके अंदर मिडल लेयर्स और सबसे लास्ट में टैपेटम। सबसे बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस मतलब स्किन, डर्मिस, डर्मिस वर्ड जहाँ पे भी आएगा मतलब स्किन होता है। यहाँ प्लांट में तो स्किन होता नहीं है, लेकिन हम मान सकते बाहर की लेयर है तो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के उसके अंदर एंडोथीशियम, एंडोथीशियम के अंदर मिडिल लेयर्स, मिडिल लेयर्स के अंदर टैपेटम, टैपेटम। तो EEMT, EEMT, एपी, एंडो, मिडिल लेयर मिडिल में है और फिर टैपेटम, टैपेटम, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैपेटम, ये ऑर्डर है। So outer 3 walls perform the function of protection and help in dehiscence of anther to release the pollen. जो बाहर की 3 लेयर्स होंगी, एपिडर्मिस, EEM, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर्स, ये तीनों प्रोटेक्शन का काम करेंगी। बाहर की लेयर्स है प्रोटेक्ट करेंगी, इसको प्रोटेक्ट करेंगी, पॉलन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, पॉलन ग्रेन है, उसी को हमें प्रोटेक्ट करना है, उसी को नरिश करना है, उसी को सब कुछ करना है, तो इसलिए उसी को प्रोटेक्ट करेंगी। और ये एक और फंक्शन है इनका, डेहिसेंस में हेल्प करती है। डेहिसेंस का क्या मतलब होता है, पॉलन ग्रेन अंदर बोरे में भरे हुए हैं तो वो बाहर कैसे निकलेंगे, एंथर टूट जाएगा, उसको वो डेहिसेंस हो जाएगा।
फट जाएगा, तब जाके वो पॉलन रेज बाहर निकलेंगे। तो डेंसेंस में हेल्प कौन करेंगी? यही तीनों लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम और मिडिल लेयर। एपिडर्मिस, एंडोथेशियम एंड मिडिल लेयर्स। अब लास्ट की बची टैपेटम। टैपेटम का एक ही काम है, मम्मी वाला काम है, खाओ खिलाओ पिलाओ बच्चों को। तो ये क्या करती है? नरिश करती है पॉलन ग्रेन्स को। नरिशमेंट पॉलन ग्रेन्स का करते हैं। इट नरिशेस द डेवलपिंग, जो भी डेवलप होते हैं पॉलन ग्रेन्स उनको नरिशमेंट करती है, क्योंकि पॉलन ग्रेन के सबसे पास में कौन है? टैपेटम है। सबसे अंदर के लेयर कौन है? टैपेटम है। तो इसलिए वो नरिशमेंट करती है पॉलन ग्रेन्स का। सेल्स ऑफ टैपेटम पोजेस, और क्योंकि इसे नरिशमेंट करना है तो उसके अंदर नरिशमेंट वाली चीजें भरी होनी चाहिए ना। तो इसका साइटोप्लाज्म कैसे होगा? बहुत डेंस होगा, डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म। टैपेटम का साइटोप्लाज्म डेंस होगा और जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, और एक से ज्यादा न्यूक्लियस होगा। एक न्यूक्लियस अपने लिए मान लो, तो दूसरा नरिशमेंट करने के लिए, तो दूसरा, तो इसीलिए वन से ज्यादा न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब टैपेटम सेल बाइन्यूक्लिएट कैसे हो जाती है? जैसे हर सेल बाइन्यूक्लिएट होती है, एक न्यूक्लियस का फिजन होकर दूसरा न्यूक्लियस बना लिया, तो इसी तरह इसका भी बाइन्यूक्लिएट ये हो गया। और यहाँ पे क्या होगा? हर न्यूक्लियस फिजन करके दूसरा न्यूक्लियस तो बना लेता है, लेकिन क्या बन जाती है फिर इसे क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। न्यूक्लियस के फॉर्मेशन को कैरियोकाइनेसिस। लेकिन कैरियोकाइनेसिस फॉलो कैसे होता है? साइटोकाइनेसिस से। सेल भी दो बनेगी, दो न्यूक्लियस तो दो सेल, इस तरह से दो सेल बना लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? दो सेल नहीं बनती है, यहाँ पे एक ही न्यूक्लियस के अंदर एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो जाते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस में साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। जब एंथर यंग होता है तो एक ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनियस cells called as sporogenous tissue occupies the center. अब देखो, जब एंथर यंग होगा, यंग एंथर होगा, अभी अब तो शुरुआत होगी पॉलन ग्रेन बनने की, तब क्या होगा? तो बहुत ही होमोजेनियस सेल्स कॉल्ड स्पोरोजेनस टिश्यू occupies the center of each microsporangia. अभी मैंने बताया था कि एक एंथर, ये आपको मैं बार-बार बताऊंगी जिससे बार-बार आपको याद हो जाए, कभी भूल लेना। तो एक एंथर था, उसमें दो लोग थे, दो लोग के अंदर दो थीका था, हर थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजियम थे, और ये क्या बनाते थे? पॉलन से सैक बनाते थे। पॉलन सैक में कौन रहता था? पॉलन ग्रेन रहता था। तो अब देखो, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम थे, इसमें होमोजेनियस मतलब एक ही तरह की सेल्स भरी होंगी। कब? जब यंग होगा एंथर, एक ही तरह की सेल्स बनी होंगी, और इन सेल्स को हम क्या कहेंगे? स्पोरोजेनस टिश्यू कहेंगे हम। इन सेल्स को हम स्पोरोजेनस टिश्यू कहेंगे। तो यहाँ पे स्पोरोजेनस टिश्यू वो सेंटर में होती है माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में कौन? स्पोरोजेनस टिश्यू। माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में स्पोरोजेनस टिश्यू। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा फ्लावर्स के बारे में। फ्लावर के पार्ट्स थे, कौन कौन से पार्ट थे? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनेशियम। उसी को हम अलग अलग नाम देते हैं। पिस्टल, ग्रुप ऑफ स्टेमन्स। स्टेमन में क्या होता है? फिलामेंट सबसे ऊपर एंथर होता है, नीचे कनेक्टिव होता है, उसके नीचे फिलामेंट होता है। फिलामेंट जो होता है वो थैलेमस से अटैच होता है। थैलेमस से नहीं अटैच होगा तो किससे अटैच होगा? पेटल से अटैच होगा। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? एपिपेटल कंडीशन कहेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन में 3 इवेंट होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में प्लांट जो होता है वो तैयारी करता है फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन तैयारी कैसे करेगा? गैमीट्स बना के। फिर फर्टिलाइजेशन आगे जाकर फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, उन दोनों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा कि कैसे, सबसे पहले हमने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, कि उसमें क्या होता है। उसमें सबसे ऊपर एंथर होता है। एंथर कितने लोग का होता है? 2 लोग का होता है, इसलिए इसको बाइलोब कहते हैं। और हर लोब में दो थीका होते हैं, दो थीका इसलिए डाइथिकस। और हर थीका के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम के बिल्कुल सेंटर में जो होमोजेनियस सेल्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्पोरोजेनस सेल्स। और माइक्रोस्पोरेंजियम ही आगे जाके पॉलन सैक बनाता है, पॉलन ग्रेन को इकट्ठा करके। एक और इम्पोर्टेंट बात हमने पढ़ी थी कि ये 4 लेयर से बना होता है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, डर्मिस है, स्किन है तो बाहर रहेगी, उसके अंदर एंडोथेशियम, के अंदर मिडिल लेयर, और सबसे अंदर मम्मी वाली टैपेटम। तो एपिडर्मिस जो होगी वो एपिडर्मिस और एंडोथेशियम और मिडिल लेयर तीनों का काम क्या होगा? प्रोटेक्ट करना। किसको प्रोटेक्ट करना? पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करना।
फिर हमने पढ़ा था कि डेhiscence भी होना जरूरी है, डेhiscence होगा तभी पॉलन ग्रेन बाहर निकलेंगे। तो डेhiscence के लिए भी तीनों लेयर इंपॉर्टेंट होगी। टैपेटम क्या करती है, उसका एक ही काम है नरिशमेंट। नरिशमेंट के लिए उसको क्या चाहिए, सेल। सेल में खूब ढेर सारा साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म और दो न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का क्या मतलब होता है, माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जैसे जैसे एंथर डेवलप होता है, सेल जो होती है स्पोरोजेनस टिश्यू की, वो मियोसिस करेगी और माइक्रोस्पोर टेट्राड बना लेगी। अब इसमें कुछ भी नहीं है, बस हमने क्या देखा, स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू थी, कैसे ह्यूमनजीनियस सेल्स की बनी हुई थी और सेंटर में थी उसके। अब ये स्पोरोजेनस टिश्यू जो है उनका भी तो कुछ काम होगा, वो भी तो किसी काम के लिए है वहां पे। तो उसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस जैसा कि हम जानते हैं रिडक्शन डिवीजन होता है। अगर एक स्पोरोजेनस सेल है, वहां पे स्पोरोजेनस टिश्यू कह रहे थे क्योंकि बहुत सारी होमोजेनस सेल्स से मिलकर बना था, लेकिन जब मियोसिस होगा तो एक ही सेल में होगा, सारे टिश्यू में एक साथ तो होगा नहीं। तो जब स्पोरोजेनस सेल में जब मियोसिस होगा तो इससे कितनी सेल्स बन जाएंगी, 4 सेल बनेगी, 1 2 3 4 बना लो। अब इस 4 सेल हैं तो इसको क्या कहेंगे हम, टेट्राड कहेंगे, टेट्राड। 4 सेल को हम टेट्राड कहेंगे। और ये किससे बनी है, माइक्रोस्पोरेंजियम में बनी है, तो इसको हम कहेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। यही आगे जाके पॉलन या माइक्रोस्पोर बनाएगी, तो इसलिए हम इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो हर सेल क्या होगा, अब यहाँ पे देखो मियोसिस हुआ, स्पोरोजेनस सेल की कैसी सेल थी, एंथर की सेल थी। एंथर किसका था, प्लांट बॉडी का था। प्लांट बॉडी कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। एंजियोस्पर्म की प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड मतलब 2n, 2n का मतलब 2 सेट में प्रेजेंट होंगे क्रोमोसोम, those 2 set of chromosomes। अब स्पोरोजेनस सेल्स कैसी होंगी, डिप्लॉयड होंगी, डिप्लॉयड। अब ये इनमें हो गया मियोसिस, तो हर एक माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होगा वो हैप्लॉइड होगा, n होगा, हैप्लॉइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, स्पोरोजेनस सेल थी, मियोसिस करके माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाई, और फिर हर सेल कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी, 4 सेल बनेगी। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लो, तो टीएस और एंथर जो मैंने बताया था वही है, कुछ है नहीं इसमें। बस देखो, बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीशियम, बताया था ना 4 लेयर से मिलकर बना होता है एंथर। सबसे बाहर क्या होती है, एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीशियम, एंडोथीशियम के अंदर मिडिल लेयर, और सबसे अंदर क्या होता है, टैपेटम होता है, टैपेटम। अब यही स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट है, स्पोरोजेनस टिश्यू में मियोसिस हो जाएगा, मियोसिस से स्पोर माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाएगा। अब इसी को और डिटेल में देख लो थोड़ा, सेलुलर डायग्राम। ये इस तरह के डायग्राम को क्या कहते हैं, इस तरह के डायग्राम को क्या कहते हैं, इस तरह के डायग्राम को क्या कहते हैं, लाइन डायग्राम। लाइन बना रही है ना, तो लाइन डायग्राम। और ये हो गया सेलुलर डायग्राम। यहाँ पे बताया हुआ है कि एपिडर्मिस से बाहर, उसके अंदर एंडोथीशियम है, उसके अंदर मिडिल लेयर्स है, मिडिल लेयर्स के अंदर फिर टैपेटम है, और यहाँ पे सबसे अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू है, जो कि जिनको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं। स्पोरोजेनस टिश्यू को माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसी में मियोसिस होता है और फिर जाके माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है। अब देखो यहाँ पे पॉलन ग्रेन जो है वो बन जाए, बहुत सारे पॉलन ग्रेन बन जाएंगे, उसी माइक्रोस्पोर टेट्राड से आगे जाके पॉलन ग्रेन बनेंगे, वो अभी मैं बताऊंगी आपको कैसे कैसे बनेंगे। यहाँ पे एंथर जो है वो फट गया, देखो यहाँ से फट गया ना, तो ये डेंसाइज्ड एंथर है, डिहाइज्ड एंथर है, फटा हुआ एंथर है। कौन हेल्प करता है डेसेल्स में, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर्स, ये तीनों हेल्प करती हैं। अब देखो ईच सेल जो है स्पोरोजेनस टिश्यू की, वो कैपेबल ऑफ गिव राइज टू, हर सेल से माइक्रोस्पोर टेट्राड बन सकता है। एक सेल आई वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाई, दूसरी सेल आई माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाई, तो हर सेल के पास कैपेसिटी है कि वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकती है, और वो मियोसिस करेगी, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाएगा। ईच वन इज पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इसी जो स्पोरोजेनस टिश्यू को ही, अब बोला ना मैंने कि इसी स्पोरोजेनस टिश्यू को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्योंकि क्या बना रही है, माइक्रोस्पोर बना रही है, तो इसलिए माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर पोटेंशियल पॉलन कहते हैं, पोटेंशियल पॉलन। इसके अंदर पोटेंशियल मतलब एनर्जी है, इसके अंदर एनर्जी है पॉलन बनाने की।
तो इसको कहते हैं पोटेंशियल पॉलन भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है कि पोटेंशियल पॉलन किसे कहते हैं, तो पोटेंशियल कंफ्यूज हो जाओगे। तो याद रखना पोटेंशियल पॉलन माइक्रोस्पोर मदर सेल को भी कहते हैं और स्पोरोजेनस सेल को, दोनों ही एक ही है, तो दोनों को कहते हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम ए पॉलन मदर सेल, इसी को पॉलन मदर सेल भी कहते हैं। किसको? माइक्रोस्पोर मदर सेल को ही पॉलन मदर सेल भी कहते हैं। पॉलन को माइक्रोस्पोर भी कहते हैं, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल को पॉलन मदर सेल कहते हैं। The process of formation of microspore from a pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis. तो अभी जो हमने ये पढ़ा था, ये जो हमने पढ़ा अभी, ये स्पोरोजेनस सेल थी, मियोसिस करके माइक्रोस्पोर टेट्राड माइक्रोस्पोर बना ली, 4 माइक्रोस्पोर बनाई, इसी को माइक्रोस्पोर टेट्राड कहेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इसी प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। बस यही प्रोसेस है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, कोई भी चीज कंफ्यूज होने वाली तो है नहीं। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। फिर भी स्पोरोजेनस सेल है, कहाँ है? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होमोजेनियस लेयर में प्रेजेंट है स्पोरोजेनस सेल। अब ये स्पोरोजेनस, कोई भी स्पोरोजेनस सेल को उठा लो, सब मियोसिस कर रही हैं, सब मियोसिस कर रही हैं, सब मियोसिस करके क्या बना रही है? माइक्रोस्पोर टेट्राड बना रही है। माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या है? पॉलन टेट्राड है। पॉलन क्या है? मेल गैमीट है। तो उसके बारे में भी अब बता रही हूँ, पहले ये जान लो। तो स्पोरोजेनस सेल जो है, अब ये मियोसिस करेंगी और बनाएंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ये जो स्पोरोजेनस सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल के मियोसिस करने की प्रोसेस है, इसको हम क्या कहेंगे? यहीं पे लिख लो, MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ना कंफ्यूज हो जाओगे। स्पोरोजेनस सेल इज इक्वल टू MMC। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो मियोसिस करेगी, मियोसिस करके माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगी। इसी प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इसी को कहते हैं। अब जो माइक्रोस्पोर है या जो पॉलन है, एज दे आर फॉर्म आर अरेंज्ड इन क्लस्टर ऑफ 4 सेल। वो 4 सेल के क्लस्टर में है, क्योंकि वो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, तो 4 सेल के क्लस्टर में रहेंगे। एज द एंथर मैच्योर, अब इन्हीं को बाहर निकलना है। माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है, अब इन्हीं को बाहर निकलना है। तो उसके लिए क्या होगा कि एंथर जो मैच्योर होगा और डिहाइड्रेट होगा, मैच्योर भी होगा, पानी की कमी होगी उसमें, डिहाइड्रेट होगा। तभी जब मैच्योर हो जाएगा, फिर उसके बाद इसमें डेhiscence हो जाएगा। डेhiscence कौन करेगा? एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मिडिल लेयर्स, ये तीनों ही मिलके इसका डेhiscence कर देंगी। और फिर माइक्रोस्पोर जो है डिसोसिएट हो जाएंगे एक दूसरे से और पॉलन ग्रेन्स बना लेंगे। पहले टेट्राड थे, अब अलग अलग हो गए। जब फूटा था तो अलग अलग होके बिखर गए सब, और अलग अलग जगह पे वो बिखर जाएंगे, तो अलग अलग प्लांट्स पे चले जाएंगे, अपना वहाँ पे स्टिग्मा पे जाके चिपक जाएंगे, और फिर अंदर चले जा गैमेट्स को छोड़ देंगे। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इसी प्रोसेस को आगे पढ़ना है हमें। तो अभी तो यही है कि पॉलन ग्रेन बने हैं। अब इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड। तो बहुत हजारों माइक्रोस्पोर बनते हैं, हजारों माइक्रोस्पोर। अब मान लो 1000 माइक्रोस्पोर बनने हैं, तो कितनी माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहिए? एक माइक्रोस्पोर मदर सेल या एक स्पोरोजेनस सेल कितने माइक्रोस्पोर बना रही थी? 4 बना रही थी, तो 1000 चाहिए। तो 1000 को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर दो। एक जब 4 बना रही है तो 1000 माइक्रोस्पोर कितने स्पोरोजेनस सेल्स बनाएंगे? 4 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 250 माइक्रोस्पोर मदर सेल 1000 पॉलन ग्रेन्स को बनाने के लिए चाहिए होती है। तो अब देखो, थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म। अब रिलीज हो जाएंगे, डेhiscence हो जाएगा एंथर का, तो रिलीज हो जाएंगे पॉलन ग्रेन। ठीक है, पूरा प्रोसेस हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। देखो, जब भी ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है जो पॉलन सैक बियर करता है, ऐसे था नहीं, हर ठीका में प्रेजेंट था माइक्रोस्पोरेंजिया। अब इसी के अंदर, इसी के सेंटर में कुछ सेल्स, कुछ टिश्यू प्रेजेंट होती है जिसको स्पोरोजेनस टिश्यू कहते हैं। वो किससे बनी होती है? होमोजेनियस सेल से, एक ही तरह के सेल से। यही जब एक सेल मियोसिस करेगी, मियोसिस करके क्या बनाएगी? मियोसिस करके वो पॉलन ग्रेन बनाएगी, पॉलन टेट्राड बनाएगी, पॉलन ग्रेन या पॉलन टेट्राड बनाएगी। जब 4 में अरेंज होंगे पॉलन, तो उन्हीं को पॉलन टेट्राड कहते हैं। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल या स्पोरोजेनस सेल जब मियोसिस करके पॉलन टेट्राड बनाएगी, इसी प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे।
इसमें जो भी पॉलन सेल्स बनेगी वो हैप्लॉइड होंगी, ओरिजिनल सेल्स जो है वो डिप्लॉइड होंगी, और यही पॉलन टेट्राइड जो है वो बाद में अलग अलग हो जाएंगे एक बार जब एंथर का डेसेंस होगा, फूट के बाहर निकल जाएंगे। तो यही है बस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब पॉलन ग्रेन क्या है? तो पॉलन ग्रेन जो है, पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ते हैं। तो पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट को कौन रिप्रेजेंट करता है? पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है। वो मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस होता है किसमें? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट पूरी तरह से रिड्यूस होता है, वो बस पॉलन ग्रेन तक सीमित हो गया है। ठीक है, पहले जो गैमेटोफाइट था पूरा पूरा प्लांट बॉडी बना रहा था किसमें? एल्गी में, ब्रायोफाइट में। उसके बारे में भी मैं पढ़ाऊंगी। अभी आप यहाँ देखो, यहाँ जा लो, थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा आपको। तो मेल गैमेटोफाइट जो है वो काफी रिड्यूस्ड है और पॉलन ग्रेन के फॉर्म में है बस। बाकी पूरी प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफिटिक है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। अब जब तुम टच एंथर को ओपन करोगे हिबिस्कस के, हिबिस्कस वो चाइना रोज, गुड़हल का फूल, उसको ले लो, उसके एंथर को ओपन करोगे तो, या फिर और किसी भी फ्लावर के एंथर को ओपन करोगे तो येलो कलर का पाउडर जैसा दिखेगा। तो यही पॉलन ग्रेन्स का ग्रुप होता है। तो ये चिपक जाते हैं, साइड में लगा के माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इस तरह के बहुत ही कलरफुल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है पॉलन ग्रेन्स का। अलग अलग स्पीशीज के पॉलन ग्रेन है, अलग अलग कलर होता है, अलग अलग टेक्सचर होता है। तो ये सब किसकी वजह से होता है? कि आउटर कवरिंग की वजह से। अभी आउटर कवरिंग के बारे में भी पढ़ेंगे हम। जब माइक्रोस्कोप में देखा, यू विल रियली अमेज्ड। इनका ऐसा आर्किटेक्चर होता है कि कोई आर्किटेक्ट भी नहीं बना पाएगा, अमेजिंग स्ट्रक्चर होता है। पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो जनरली स्फेरिकल होते हैं, ज्यादातर स्फीयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनका डायमीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, 25 to 50 माइक्रोमीटर लगभग इनका डायमीटर होता है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है उसे डायमीटर कहते हैं। 25 to 50 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। इसमें दो लेयर प्रेजेंट होती है। सबसे बाहर की लेयर की क्या कहते हैं? एक्साइन, और अंदर की लेयर को हम क्या कहते हैं? अंदर की लेयर को एंडाइन कहते हैं। तो एक्साइन जो होती है वो किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन। एक्साइन स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, एक्साइन स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, एक्साइन स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। ये सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। इसको आज तक कोई भी ऐसा एसिड, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई भी टेम्परेचर, कोई भी एल्कली, कोई भी एंजाइम नहीं पैदा हुआ जो इसको तोड़ सके। तो ये बहुत ही रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल की बनी हुई है, तो कोई नहीं तोड़ सकता। क्यों? स्पोरोपोलिनिन है। अभी हमारी बॉडी भी स्पोरोपोलिनिन की बनी होती तो कोई हमें तोड़ पाता? नहीं तोड़ पाता, तो हमारा एक्सीडेंट वगैरह भी नहीं होता। बट हमारे साथ नाइंसाफी हुई, हमें स्पोरोपोलिनिन दिया ही नहीं गया। लेकिन प्लांट को तो मिला। किसमें मिला? पॉलन में मिला। पॉलन की बाहर लेयर जो है वो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है और ये विदस्टैंड कर सकती है हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसलिए कभी कभी देखो आप, तो जो फॉसिल्स जब मिलते हैं, तो जो पॉलन ग्रेन के फॉसिल्स मिलते हैं वो बहुत ही प्रिजर्व्ड फॉर्म में होते हैं। वो ऐसे होते हैं, कई तो पॉलन ग्रेन ऐसे होते हैं कि एकदम वैसे के वैसे मिलते हैं हमें। तो ये एक बहुत ही अच्छा फॉसिल में पाने वाला मटेरियल है, इससे हम पता लगा सकते हैं प्लांट्स के बारे में जो पहले एग्जिस्ट करते थे। तो पॉलन ग्रेन की एक्साइन बहुत प्रोमिनेंट। अब पॉलन ग्रेन, अब एक क्वेश्चन आता है बच्चों के मन में कि जब इतना हार्ड है, ये बाहर की लेयर ही इतनी हार्ड है, तो वो बेचारा जो मेल गैमेट अंदर बैठा हुआ है वो कैसे निकलेगा? तो उसके लिए डोर लगा हुआ है, तो निकलने के लिए डोर लगा हुआ है। यही डोर है जर्म पोर। जर्म पोर, इसी एक्साइन में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको जर्म पोर कहते हैं। यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन नहीं प्रेजेंट होती। अगर प्रेजेंट होती तो बेचारा निकल ही नहीं पाता, वो तोड़ ही नहीं पाता इसको। तो इसीलिए स्पोरोपोलिनिन यहाँ पे एब्सेंट होती है। तो पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो फॉसिल में वेल प्रिजर्व्ड होते हैं, तो मैंने बताया आपको। तो यहीं से ये निकल आता है मेल गैमेट। कहाँ से? जर्म पोर से। जर्म पोर किस में प्रेजेंट होता है? स्पोरोपोलिनिन में। स्पोरोपोलिनिन यानी कि एक्साइन में। अब जो अंदर की लेयर होती है एंटाइन, ये इतनी हार्ड नहीं होती है, ये पतली सी लेयर होती है। तो एंटाइन जो होती है वो थिन होती है, कंटिन्यूअस लेयर होती है। इसमें कोई भी जर्म पोर, कोई भी डोर वगैरह नहीं होता, जो कोई भी छेद नहीं होता, बस ये पतली सी होती है। इसमें से आराम से मेल गैमेट एक बार धक्का मारेगा निकल जाएगा, तो इसमें जरूरत ही नहीं है जर्म पोर की। तो ये किससे बनी होती है? सेलुलोज एंड पैक्टिन से बनी होती है। एंटाइन जो होती है वो सेलुलोज एंड पैक्टिन से बनी होती है।
साइटोप्लाज्मा ऑफ पॉलन ग्रेन सराउंडेड बाय सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो कितनी लेयर्स है पॉलन ग्रेन के अंदर। पहले एंजाइम थी, फिर इंटाइन थी, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। पहले एंजाइम, फिर इंटाइन, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब उसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म भरा है। व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मैच्योर, पहले एक ही सेल होती है। जब यंग होता है पॉलन ग्रेन एक ही सेल होती है, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसमें दो सेल होती है, वेजिटेटिव और जनरेटिव। वेजिटेटिव और जनरेटिव, वेजिटेटिव सेल बड़ी होगी, क्योंकि वेजिटेटिव सेल का फंक्शन क्या है, पॉलन गैमेट्स को ग्रो कराना, उनको फूड देना, उनका फंक्शन ज्यादा बड़ा है, तो इसलिए वो बड़ी होंगी, वेजिटेटिव सेल बड़ी होगी। अब यहाँ पे देखो आप पॉलन ग्रेन के अंदर, फिर उसके बाद दो वैक्यूल बन गया, न्यूक्लियस एक ही है। अब एसिमेट्रिक डिवीजन होगा, एसिमेट्रिक स्पिंडल में का एसिमेट्रिक डिवीजन होगा, एक बड़ी सेल बन जाएगी, एक छोटी सेल बन जाएगी। बड़ी वाली सेल वेजिटेटिव सेल होगी, छोटी वाली सेल जनरेटिव सेल होगी। जनरेटिव सेल का क्या काम है, बस मेल गैमीट बनाना, रिप्रोडक्शन करना। वेजिटेटिव सेल का क्या काम है, बड़ा काम है, उन दोनों को नरिशमेंट देना, इसलिए ये बड़ी है, जनरेटिव सेल छोटी है। बहुत सारा फूड रिजर्व होता है वेजिटेटिव सेल के पास, और लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी बड़ा होगा, सेल भी बड़ी है तो न्यूक्लियस भी बड़ा है। जनरेटिव सेल स्मॉल होती है और ये तैरती रहती है सेल, जैसे तैरती रहती है। किसमें, आप ऐसे इमेजिन करो, एक कटोरा है, कटोरे में पानी भरा हुआ है, उसमें आप एक बॉल डाल दो, वो तैरती रहेगी। वैसे ही वेजिटेटिव सेल जो है वो एक कटोरे की तरह है, और जनरेटिव सेल उसके बॉल की तरह है, उसके अंदर तैरती रहती है। और ये स्पिंडल शेप की होती है, मतलब बॉल की तरह गोल नहीं होती, स्पिंडल शेप की होती है। जैसे वो वाली बॉल देखी होगी आपने, तो क्या बोलते हैं, रग्बी में जो बॉल यूज होती है, इस तरह की कुछ होती है, ये स्पिंडल शेप की जनरेटिव सेल होती है। और 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन जो होता है वो टू सेल स्टेज में, इसी स्टेज में बाहर निकल जाता है, डिसेंस हो जाता है। लेकिन कुछ मतलब 40% एंजियोस्पर्म ऐसे भी हैं जिसमें ये जो जनरेटिव सेल है ये भी दो सेल बना लेगी। एक तो वैसे ही बेचारी छोटी सी है, ऊपर से दो सेल बना लेगी अपने में ही, तो ये तीन सेल बन जाएंगे। और इस स्टेज में 40% एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन शेड हो जाता है, तीन सेल के स्टेज में। यहाँ पे दो, ये जनरेटिव सेल क्या बनाएगी, दो मेल गैमेट्स बनाएगी, ठीक है। पॉलन एक था, उसमें दो सेल बनी, पहले वेजिटेटिव और जनरेटिव, फिर वो जनरेटिव सेल फिर से डिवाइड होके दो मेल गैमेट बनाई। पॉलन ग्रेन अलग अलग स्पीशीज के देखो एलर्जी भी कॉज करते हैं, इसलिए ज्यादा पॉलन ग्रेन्स के पास मत जाना, उससे एलर्जी भी कॉज हो जाती है। सांस के अंदर सांस से नाक के अंदर जब चले जाते हैं तो वो अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सांस से रिलेटेड बीमारियां प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें से एक बहुत ही नोटोरियस है, बहुत ही पार्टीनियम। रोड के किनारे आपने देखा होगा कि पार्टीनियम ग्रास बहुत सारी ग्रो करती रहती है, तो इसको हम कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। ये इंडिया में बहुत कॉमनली पाई जाती है और ये हर जगह पाई जाती है। ये पॉलन एलर्जी कॉज करने का सबसे बड़ा सोर्स है इंडिया में। अब देखो पॉलन ग्रेन्स एलर्जी तो कॉज करते हैं, लेकिन इनका एक बेनिफिशियल रोल भी है कि ये न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज्यादा रिच होते हैं। तो बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा फैशन हो गया है कि हाँ पॉलन फूड सप्लीमेंट की तरह, एक्स्ट्रा फूड सप्लीमेंट की तरह हमें पॉलन के टैबलेट्स खाने हैं, पॉलन का सिरप पीना है, जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है। और स्पेशली ये सब कौन यूज करता है, रेस हॉर्सेस और एथलीट्स, जो उन्हें बहुत सारी एनर्जी चाहिए तो वो इसको कंज्यूम करते हैं, इसको ईट करते हैं। जैसे देखो ये बी पॉलन फ्रॉम इंग्लैंड, टाइनी गोल्डन बॉड्स, कैसे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की गई है इसकी। एक बार जब सेट हो जाते हैं तो पॉलन ग्रेन लैंड करते हैं स्टिग्मा पे, दे लूज देयर वायबिलिटी एंड डेट होता है, इसी को हम वायबिलिटी कहते हैं। अगर पॉलन ग्रेन उससे पहले स्टिग्मा तक पहुंच गया तब तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, लेकिन अगर उससे पहले नहीं पहुंच पाया तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। वो वायबिलिटी अलग अलग प्लांट्स के पॉलन ग्रेन में अलग अलग होती है। जैसे कि अगर राइस और व्हीट का ले लो, सीरियल्स जैसे राइस व्हीट, तो इनकी वायबिलिटी जो होती है वो 30 मिनट होती है रिलीज के बाद। और कुछ मेंबर्स हैं जैसे रोजेसी के मेंबर्स हैं, रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी के मेंबर्स हैं, तो इनकी वायबिलिटी जो होती है महीनों तक चलती है, महीनों तक होती है। महीनों तक अगर पॉलन ग्रेन एक बार रिलीज हो गया तो मंथ के बाद तब जाके मंथ तक उसकी वायबिलिटी होगी। तो हम 196 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं, तो उसकी वायबिलिटी मेंटेन रहती है, तब उसकी वायबिलिटी खत्म नहीं होती है। तो ऐसा कहाँ किया जाता है, पॉलन बैंक्स में किया जाता है। सीड बैंक, जैसे कि सीड बैंक में हम लोग सीड को स्टोर करते हैं, वैसे पॉलन बैंक में पॉलन को स्टोर करते हैं। एनिमल्स पे यही चीज वो स्पर्म्स को ये
और इसकी वायबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं? टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ये दोनों इसकी वायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। आज हमने डिस्कस किया पॉलन ग्रेन्स। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे